हेलो, नमस्ते सभी को। माय नेम इज़ टीना यादव और आज हम शुरू करने जा रहे हैं रीट मुख्य परीक्षा लेवल 2 वालों के लिए हिंदी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासेज आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा शब्द शक्ति पर आधारित। ये शब्द शक्ति टॉपिक हमने शुरू इसलिए किया है कि बाकी जो टॉपिक थे आप रीट प्री में पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक नहीं करवाए जाएंगे, प्रत्येक टॉपिक आपका करवाया जाएगा। आपके एग्ज़ाम तक ये क्लास चलेगी और प्रत्येक टॉपिक की निःशुल्क टेस्ट सीरीज भी यूट्यूब के माध्यम से आपको करवाई जाएगी। प्रत्येक टॉपिक की निःशुल्क टेस्ट सीरीज भी इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको करवाई जाएगी। तो जो भी हमारे टॉपिक थे, जैसे वर्णमाला हो गई, विकारी शब्द हो गए, अविकारी शब्द हो गए, शब्द के भेद हो गए, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, वाक्य के अंग, विराम चिन्ह और मुहावरे लोकोक्तियाँ, ये सारी चीज़ें आप रीट प्री में पढ़ चुके हैं। ये जो टॉपिक है हमारा नया जुड़ा था शब्द शक्ति का, इसलिए हम क्लास आज की इसी टॉपिक के साथ शुरू कर रहे हैं, ताकि आपका जो ये काव्य शास्त्र का टॉपिक है, और काव्य शास्त्र में इसको बहुत डिफ़िकल्ट माना जाता है, लेकिन इस जटिल टॉपिक को भी हम बहुत इजी बना देंगे। बहुत ही सरल और सीधी भाषा में हम इसको पढ़ेंगे और इसके बाद आपको शब्द शक्ति में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। सबसे पहले हम इसके अर्थ के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बाद में हम इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे। शब्द शक्ति, शब्द क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानना है। शब्द सभी जानते होंगे जिन्होंने वर्णमाला पढ़ ली है, तो शब्द के बारे में सभी को पता है। वर्णों का सार्थक समूह क्या होता है? सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। और शब्द की जो अर्थ निकलता है वह सुनने वाले के मन पर क्या प्रभाव डालता है, वह प्रभाव ही क्या कहलाती है? उस शब्द की शक्ति कहलाती है। जैसे हम एक शब्द लेते हैं जाइए। अब ये जाइए किसके लिए प्रयोग करेंगे? हमारे घर कोई भी आया हुआ है, मेहमान है, और अब उसके जाने का वक्त हो गया है, हम उसे विदा कर रहे हैं। उस समय हम उसे बहुत ही सम्मान के साथ बोलेंगे कि जाइए, और जैसे ही आपको समय मिले आते रहिएगा, ठीक है। तो वह सुनने वाला इसका अर्थ बहुत सहज निकाल रहा है कि भाई मुझे सम्मान के साथ विदा किया जा रहा है। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति को विदा करते वक्त बोलेंगे कि हाँ हाँ जाइए, हाँ हाँ जाइए, तो जोर लगा के इस शब्द को हम जोर लगा के इसी शब्द को बोल रहे हैं, लेकिन वह सुनने वाला क्या सोच रहा है? सुनने वाला सोच रहा है कि भाई ये तो मुझे अपमानित किया जा रहा है, इस घर में तो मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगा। तो सुनने वाला इसका जो अर्थ निकाल रहा है, उसके मन में जो अनुभूति पर जो प्रभाव डल रहा है, वही क्या होती है? शब्द की शक्ति होती है, ठीक है। तो इस प्रकार के शब्द के अंदर भी शक्ति होती है। वो सुनने वाले या पढ़ने वाले अपने अनुसार उसका जो अर्थ लगाता है, वही अर्थ उस शब्द की शक्ति कहलाती है। आप समझ गए होंगे यहाँ तक शब्द शक्ति क्या होती है। शब्द की जो ताकत होती है, शब्द की जो सामर्थ्य होती है, वही शब्द शक्ति कहलाती है। अब शब्द का कोई निश्चित अर्थ तो होता नहीं है। अब कोई निश्चित अर्थ होता तो हिंदी भाषा हमारी सबसे ईजी भाषा हो जाती, लेकिन प्रत्येक शब्द का उसके प्रयोग के आधार पर अलग अलग अर्थ निकलता है। अर्थात वह किस वाक्य में किस जगह प्रयोग हो रहा है, वह प्रयोग पर उसका अर्थ निर्भर करता है। भिन्न भिन्न संदर्भों में उसका अर्थ भी क्या होता है? अलग अलग हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम यहीं पे देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। रहीम जी का दोहा आपने सुन रखा होगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानो से चून। अब यहाँ पे देखो पानी शब्द का अर्थ जो है पानी, अब कोई हम व्यक्ति हमारे पास आए कि थोड़ा पानी मिलेगा या पानी पिला दीजिए प्यासा है, उसके लिए ये अर्थ दे देगा, सीधा सा जल अर्थ देगा। लेकिन दोहे में हमने पढ़ा कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, क्या क्या शब्द आए? मोती मानुष चून। तो मोती के लिए क्या अर्थ देगा ये? मोती के लिए पानी का अर्थ क्या निकलेगा? चमक निकलेगा। मनुष्य के लिए इसका अर्थ क्या निकल जाएगा? मनुष्य के लिए इसका अर्थ निकल जाएगा इज्जत। और चून के लिए इसका अर्थ क्या निकलेगा? चून के लिए इसका अर्थ निकल जाएगा पानी या जल। तो पानी गए न उबरे मोती मानो चून, मोती का पानी चला जाए अर्थात तो चमक चली जाए तो उसका कोई मूल्य
नहीं रहता है। मनुष्य की इज्जत चली जाए तो उसका भी कोई समाज में सम्मान नहीं करता है, और अगर चून में भी पानी नहीं डालेंगे तो उससे रोटियां नहीं बनेंगी। तो तीन एक ही शब्द का अलग अलग जगह प्रयोग होने के कारण, अलग अलग शब्द के साथ प्रयोग होने के कारण अर्थ बदल गया है, और यही अर्थ की जो सामर्थ्य है, ताकत है, वही शब्द की शक्ति कहलाती है। ठीक है, समझ गए क्या? तो चलते हैं इसकी डेफिनेशन पर। शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार कार्य को ही क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। अभी अभी हमने बताया कि जो शब्द में अर्थ निहित होता है, उसको जो प्रकट करने वाली जो क्षमता होती है, उसे ही क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है। एक शब्द संस्कृत के प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं आचार्य मम्मट। उन्होंने अपनी पुस्तक काव्य प्रकाश में 3 शब्द शक्तियाँ बताई हैं। अब यहाँ पे देखो, एक काव्य शास्त्र का प्रश्न भी तैयार हो गया है कि शब्द शक्ति के कितने भेद माने गए हैं? 3 भेद माने गए हैं। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? आचार्य मम्मट के प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य प्रकाश से मिलती है। प्रश्न किसी भी तरह से घूम फिर के आ सकता है। ऐसे भी आ सकता है कि काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ किसका है? तो आचार्य मम्मट का है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 3 शब्द शक्तियाँ बताई हैं, और तीनों शब्द शक्तियों के आधार पर 3 प्रकार के अर्थ निकलते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के अर्थ निकलते हैं, और वो अर्थ किस प्रकार के होंगे? अभिधार्थ होगा, लक्ष्यार्थ होगा, और व्यंजनार्थ होगा। कौन कौन से होंगे? अभिधार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंजनार्थ। अभी यहाँ पे देखते हैं हम अभिधा। अभिधा किससे? अभिधा 2 शब्दों से मिलके बना है। थोड़ा ये पेन चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अभिधन धा, और अभी अभी उपसर्ग है इसमें, और जिसका अर्थ हो जाता है पास या सामने। इसका अर्थ क्या हो जाता है? पास या सामने। ये अभी का अर्थ हो जाता है, और धा का अर्थ होता है धारण करना। धा का अर्थ क्या हो जाता है? धारण करना। अर्थात किसी भी अर्थ को हम सामने से, अर्थात सुनते ही सीधे हमारे पास में हम उसको पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, हमारे सामने जो भी उसका अर्थ दिखाई दे रहा है, जो भी हमें सुनाई दे रहा है, उसका सीधा अर्थ जो मन में धारण कर लेते हैं, वही क्या होता है? अभिधा। अभिधा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, नाम या संज्ञा। ठीक है, ये अभिधा का शाब्दिक अर्थ होता है। तो इससे किस अर्थ, कौन सा अर्थ निकलेगा? अभिधा से अर्थ निकलेगा अभिधार्थ। कौन सा अर्थ निकलेगा? अभिधार्थ। या एक अर्थ और निकल जाएगा, कौन सा? वाच्यार्थ। वाच्य का अर्थ क्या होता है? वाच्य का अर्थ होता है कथन, कहना, अर्थात कहते ही उसका जो अर्थ निकले। या फिर एक अर्थ हो जाएगा इसका मुख्यार्थ। मुख्य अर्थ, जो शब्द का जो मुख्य अर्थ होता है, वही क्या कहलाता है? मुख्यार्थ कहलाता है। ठीक है, ये हो गए हमारे पास अभिधा के किस प्रकार से अर्थ निकलेंगे। लक्षणा का क्या हो जाएगा? लक्ष्यार्थ। लक्षण के आधार पर। किसके आधार पर? लक्षण के आधार पर लक्ष्यार्थ। और व्यंजना का क्या हो जाएगा? व्यंजना के आधार पर व्यंजनार्थ हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये इस प्रकार से तीनों के अर्थ निकलेंगे। और अभिधार्थ, व्यंजना, लक्षणार्थ और व्यंजनार्थ, इनको तीनों को एक बार सरल भाषा में पढ़ेंगे, एक बार एक वाक्य के माध्यम से। जैसे गाय खेत में चर रही है। गाय खेत में चर रही है, या घास खा रही है। किसी भी प्रकार से हम वाक्य बना देते हैं, वाक्यों का कोई तोड़ नहीं है, उनका अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, सार्थक वाक्य होना चाहिए। गाय खेत में खा रही, चर रही है, घास खा रही है, जो भी कर रही है। ठीक है, तो गाय जो अर्थ है, एक पशु विशेष का अर्थ निकल रहा है। गाय को हमने सुना और सीधा ही सुनते ही इसका अर्थ निकल गया कि गाय खेत में चर रही है, अर्थात खेत में कोई मनुष्य तो चरेगा नहीं, कोई भी इसका अर्थ नहीं ले सकते हैं। तो गाय का अर्थ क्या लेंगे? एक पशु विशेष लेंगे, क्योंकि चरने का जो कार्य करता है एक पशु ही करता है। तो गाय का सीधा सा सुनते ही अर्थ हमारे मन में क्या निकला वाक्य के अकॉर्डिंग? कि वह एक पशु है जो खेत में चारा चरने का कार्य कर रहा है। तो ये तो किस में चला गया? अभिधा में चला गया। अभी देखो लक्षणा में, लक्षण के आधार पर। अब गाय में क्या लक्षण होते हैं? गाय को एक सीधी सरल स्वभाव वाला पशु माना जाता है। ठीक है, तो इसी में एक एग्जाम्पल दे देंगे। तो वह तो गाय है, वह तो एकदम में गाय है, वह तो निरीह गाय है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गाय है,
यहाँ पे भी गाय शब्द आया है। वह तो किसी मनुष्य के लिए आया है। यहाँ पे हम किसी का नाम भी दे सकते हैं कि सुमित्रा तो, सुशीला तो, वह तो एकदम गाय है। अब वह स्त्री है तो वह गाय कैसे हो सकती है? कोई मनुष्य पशु कैसे हो सकता है? कोई मनुष्य पशु नहीं हो सकता, अर्थात उस पशु जैसे उसमें गुण होंगे, उस पशु जैसे उसमें लक्षण होंगे, तो लक्षण के आधार पर उसे क्या कहा गया है? गाय कहा गया है। तो गाय सीधी सरल स्वभाव वाली होती है, बहुत ही सहनशील होती है। तो किसी भी स्त्री में अगर ऐसे गुण होंगे तो वह क्या कहलाएगी? गाय कहलाए, उसको हम क्या बोल देंगे? गाय कह देंगे। जैसे और एग्जाम्पल देख लेते हैं। शेर जंगल में रहता है, शेर जंगल में रहता है, तो शेर पशु विशेष है, जंगल में ही रहेगा। ठीक है, कोई घर पे तो रख नहीं सकते क्योंकि बहुत शक्तिशाली खूंखार जानवर होता है, हिंसक होता है, इसलिए शेर जंगल में ही रहता है, पशु विशेष है। लेकिन यही शेर किसी दूसरे वाक्य में आ जाए तो इसका अर्थ बदल जाता है। जैसे महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर थे। अब महाराणा प्रताप मनुष्य थे, वे मनुष्य पशु कैसे बन सकते हैं? अर्थात उसकी जो शेर की जो शक्ति है, बहुत शक्तिशाली जानवर होता है, उसी के समान शक्ति रखने वाला व्यक्ति भी क्या कहलाएगा? शेर कहलाएगा। आजकल प्रचलन में भी है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को, हम भी, तू तो मेरा शेर है, तू तो बड़ा होके ये करेगा, वो करेगा, वो करेगा। अब तो बच्चा कोई शेर नहीं होता, बच्चे में उस जैसी ताकत, उस जैसी ताकत भरने के लिए हम उसे मोटिवेट करने के लिए शेर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो लक्षणों के आधार पर उसका अर्थ लिया गया है। समझ में आ गया होगा? विधा और लक्षण एकदम समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है? व्यंजना में जो व्यक्ति होता है वह उसका अर्थ अपने अकॉर्डिंग लगाता है। हर व्यक्ति सुनने के बाद उसका अर्थ अलग अलग प्रकार से निकालता है। तो व्यंजना क्या होती है? यह आंतरिक भाव प्रकट करने वाली शक्ति होती है। ठीक है, आंतरिक भाव प्रकट करने का जो भाव होता है वह व्यंजना शब्द शक्ति में होता है। अब देखो, जैसे मैं एक उदाहरण बोलूँ आपको कि संध्या हो गई है, या सुबह हो गई है, प्रातःकाल हो गया है, या दोपहर हो गई, या 4 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 5 बज गए हैं, तो हम क्या, हमसे किसी ने पूछा या नहीं पूछा, हम उस समय को देख कर ही कह रहे हैं कि संध्या हो गई है। अब संध्या होते ही अगर कोई मंदिर के पास हमने ये वाक्य बोला है, वहाँ पुजारी बैठा हुआ इस वाक्य को सुन लेता है, तो वह क्या अर्थ लगाएगा? इसका क्या अर्थ लगाएगा? कि पूजा अर्चना का समय हो गया है। पुजारी उसका अर्थ क्या लगाएगा? पूजा अर्चना का समय हो गया है। अगर यही वाक्य हम किसी काम करने वाले व्यक्ति के बोले, जो कहीं नौकरी कर रहा है, नौकर है, उसका घर जाने का समय हो गया है, तो वह तुरंत सोचेगा, अरे संध्या हो गई है, मेरा काम समाप्त हो गया, मुझे घर जाना चाहिए। वह अपने अकॉर्डिंग अर्थ लगा रहा है, हालांकि हमने बोला एक ही वाक्य है, लेकिन सुनने वाला उसका अर्थ अलग लगा रहा है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पढ़ रहा है तो सोचेगा संध्या के समय पढ़ाई नहीं की जाती। आपको भी पता होगा, सभी विद्वान भावी अध्यापक गण हो तो सभी को पता होता है कि संध्या के समय पढ़ना नहीं चाहिए, नहीं पढ़ा जाता है। पूजा अर्चना का टाइम होता है, नहीं खाना भी नहीं खाया जाता है, पढ़ा भी नहीं जाता है। तो जो बच्चा पढ़ रहा होता है वह क्या अर्थ लगाएगा कि संध्या का समय हो गया, अब हमें हमारी स्टडी से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए कुछ समय के लिए, तो वह अपना अर्थ इसलिए लगाएगा। ठीक है, तो सभी जो सुनने वाले हैं अपने आंतरिक भाव प्रकट करते हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग उसका अर्थ लगाते हैं, वह व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तीनों शब्द शक्ति समझ में आ गई क्या? सुनते ही जिसका सीधा अर्थ निकले अभिधा, सुनते ही अर्थ निकले अभिधा, उसके लक्षण के आधार पर अर्थ निकले लक्षणा, और सुनने वाला अपने अकॉर्डिंग अर्थ लगाए व्यंजना। समझ में आ गया यहाँ तक? चलते हैं आगे। आगे देखते हैं अभिधा। अभिधा वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। वाच्यार्थ जो कहने वाले का जो सीधा अर्थ निकलता है, या उसी शब्द का जो मुख्य जो अर्थ होता है वह निकलता है, उसका बोध करवाने वाली शक्ति क्या कहलाती है? अभिधा शक्ति कहलाती है। जैसे घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, मैंने अभी कहा था कि गधा घास चर रहा है, सॉरी गाय घास चर रही है, या गधा घास चर रहा है, ये भी हो जाएगा। शेर जंगल में रहता है, उसी प्रकार का वाक्य है कि घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। घोड़ा एक पशु विशेष का अर्थ प्रकट करवा रहा है। मैदान में दौड़ने का कार्य कौन कर रहा है? घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल है पर्वत पर चढ़ना सरल कार्य नहीं है। अर्थात
पर्वत पर बहुत कठिनाई से चढ़ा जाता है, हर व्यक्ति पर्वत पर नहीं चढ़ सकता है, तो उसका सीधा सा अर्थ निकलता है कि जो पहाड़ है उस पर चढ़ना सरल कार्य नहीं है। पर्वत पर्वत का ही अर्थ दे रहा है, कोई भिन्न अर्थ नहीं दे रहा है। अगर यही पर्वत किसी और अर्थ में प्रकट हो जाए किसी वाक्य में, तो वह लक्षणा शब्द शक्ति में चला जाएगा। ठीक है, अर्थात एक वाक्य में दूं आपको कि पर्वत पर व्यक्ति को जीवन में, मनुष्य को जीवन में अनेक पर्वतों का सामना, अनेक पर्वत पार करने पड़ते हैं, अनेक पर्वत पार करने पड़ते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पर्वत, अब मनुष्य को पर्वत पार करने पड़ते हैं। ये कोई कंपल्सरी तो है नहीं कि भाई हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है हमें पर्वत पार करना ही है, नहीं भी करेंगे तो हमारा जीवन रुक नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें पर्वत का सीधा अर्थ तो निकल ही नहीं रहा है। पर्वत हम पार नहीं भी करेंगे तो हमारा जीवन नहीं रुक रहा है। तो पर्वत का अर्थ क्या लिया गया है यहाँ पे, पर्वत का अर्थ उसके लक्षणों पर लिया गया है कि पर्वत पर चढ़ना जैसे बहुत कठिन कार्य हो रहा था, तो मनुष्य को भी अपने जीवन में बहुत से कठिन कार्य करने पड़ते हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, समस्याओं को, कठिनाइयों का सामना करते हुए जीवन यापन करना पड़ता है। तो यहाँ पे पर्वत का अर्थ आ गया है समस्याएं या कठिनाइयाँ, लक्षण के आधार पर अर्थ आ गया है। तो ये किस में चला जाएगा, ये पर्वत शब्द लक्षणा में चला जाएगा। यहाँ पे पर्वत शब्द सीधा अर्थ दे रहा है, ये किस में रहेगा, अभिधा में रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं लक्षणा। लक्षणा शब्द के वाच्यार्थ मुख्यार्थ को बाधित कर अर्थात उसका जो बोलते ही जो अर्थ निकले, सुनते ही जो अर्थ निकाले सुनने वाला श्रोता, और शब्द का जो मुख्य अर्थ है वह बाधित हो जाता है, अर्थात वह अर्थ ना निकल के उसके लक्षणों के आधार पर किसी दूसरे अर्थ को ग्रहण किया जाता है। जो भी शब्द बोला जा रहा है, जैसे मैंने बोला था अभी गधा घास चर रहा है, तो गधा, गधा एक पशु विशेष का अर्थ न निकल कर बाधित कर, डेफिनेशन को अच्छे से समझोगे तो कभी समस्या नहीं आएगी शब्द शक्तियों में। वाच्यार्थ और मुख्यार्थ को बाधित कर, अर्थात इस गधे का जो अर्थ निकल रहा है पशु विशेष, इसको तो बाधित कर, ये अर्थ तो हटा देंगे। यहाँ पे लक्षणों के आधार पर, इस गधे के लक्षणों के आधार पर कोई दूसरा अर्थ लिया जाता है, वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होती है, लक्षणा शब्द शक्ति होती है। उसे तो लक्ष्यार्थ कहते हैं, और लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति क्या कहलाती है, लक्षणा शक्ति कहलाती है। ठीक है, तो गधे में कैसे गुण होते हैं भाई, गधा क्या होता है, गधा एक मूर्ख, गधे को सबसे मूर्ख पशु माना जाता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति बहुत आलसी होता है, बहुत ही गलत उलट काम कर देता है, ठीक है, वह गधे जैसा पागलपन दर्शाता है, तो उसे मूर्ख की संज्ञा दी जाती है। तो उसे कहेंगे वह तो गधा है, मेरा मित्र तो एकदम गधा है। अब मेरा मित्र गधा कैसे हो सकता है, मैं तो इंसान हूँ, और इंसान का मित्र पशु कैसे हो सकता है। हालांकि हमें प्रकृति प्रेमी है, हम प्रकृति से भी प्रेम करते हैं, पशुओं से भी प्रेम कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा मित्र है वो किसी मनुष्य का बोध करवा रहा है, तो वह पशु नहीं हो सकता, अर्थात उसके जैसे गुण है उसमें, एकदम मूर्ख है, एकदम पागल है, तो वह गधा है। ठीक है, मैंने भी एक गाय का भी एग्जाम्पल दिया था, शेर का भी एग्जाम्पल दिया था। अगर उसका लक्षण का अर्थ करवाए तो लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी, और सीधा अर्थ प्रकट करवाए तो अभिधा हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं लक्षणा के भेद। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद, रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, उपादान लक्षणा या लक्षण लक्षणा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लक्षणा के जो भेद होते हैं मुख्य रूप से दो ही भेद माने गए हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। कुछ विद्वान इसके ये उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा भी इनके भेद मानते हैं, तो हम चारों ही भेद पढ़ेंगे। हालांकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार रूढ़ा लक्षणा ना आके, और रूढ़ा लक्षणा वाला ही कोई वाक्य देके उपादान लक्षणा दे दिया जाता है, क्योंकि ये लक्षण लक्षणा कभी कभी वाक्य में अर्थ के अकॉर्डिंग रूढ़ा लक्षणा भी हो जाती है, और उपादान लक्षणा भी रूढ़ा लक्षणा हो जाती है। ये हम क्वेश्चनों के माध्यम से इनको सोल्व कर लेंगे, जैसे ही आपके पास एग्जाम्पल होंगे और क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के माध्यम से इनको देखोगे तो ये सारे डाउट आपके तुरंत क्लियर हो जाएंगे। तो हम देखते हैं रूढ़ा लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा, जब किसी काव्य रूढ़ी परंपरा को आधार बनाकर लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया जाता है, वहाँ रूढ़ा लक्षणा मानी जाती है। रूढ़ी परंपरा, रूढ़ा का शाब्दिक अर्थ होता है प्रसिद्ध। भी किसी भी व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, स्थान के लिए कोई नाम प्रसिद्ध हो जाए कि उसे भविष्य में इसी नाम से जाना जाएगा, वह होता है रूढ़ी।
ठीक है। कई बार क्या कहते हैं, रूढ़िवादी परंपरा, अंधविश्वास, प्राचीन काल से जो परंपरा चली आ रही हैं वे होती है रूढ़िवादी। तो रूढ़ि भी क्या होता है, परंपरा से जो अर्थ चला आ रहा है और उसी के लक्षणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कोई नया नाम दे दिया जाता है, वह रूढ़ लक्षणा होती है। जैसे आइए गांधी जी, अब आइए गांधी जी, गांधी जी तो इस दुनिया में रहे नहीं, हम किसी भी व्यक्ति को गांधी जी कब बोल सकते हैं और कैसे बोल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हम किसी भी व्यक्ति को गांधी जी कब और कैसे बोल सकते हैं, उनके गुणों के आधार पर। गांधी जी सिद्धांतवादी व्यक्ति थे और गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हम गांधी जी कह सकते हैं। तो परंपरा के आधार पर उसका अर्थ ले लिया गया है। ठीक है, गांधी जी सिद्धांतवादी थे और किसी भी सिद्धांतवादी व्यक्ति को हम गांधी जी कह सकते हैं। तो ये किस में चला जाएगा, रूढ़ लक्षणा में। मैं राजस्थानी हूँ, ठीक है, मैं राजस्थानी हूँ। अब राजस्थान में रहने वाला हूँ, ये तो सीधा अर्थ निकल रहा है। लेकिन मैं राजस्थान का निवासी हूँ, वो तो अभिधा में चला जाएगा। लेकिन मैं राजस्थानी हूँ, राजस्थानी कैसे होता है व्यक्ति, उसको उसको कल्चर को धारण करने वाला, राजस्थान की संस्कृति संस्कृति का पालन करने वाला, अर्थात जो अपना राजस्थान का जो कल्चर है उसका पालन करने वाला, उस संस्कृति पर चलने वाला, उसका अनुकरण करने वाला हर व्यक्ति क्या कहलाएगा, राजस्थानी कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रूढ़ लक्षणा का एग्जाम्पल हो गए। जैसे भारत जाग उठा, एक एग्जाम्पल है हमारे पास, भारत जाग उठा। भारत जाग उठा, अब भारत थोड़ी ना जागेगा, भारत कोई व्यक्ति थोड़ी है कि जो जाग जाएगा। भारत कोई व्यक्ति नहीं है, भारत तो देश का नाम है। और देश जागेगा, देश कैसे जागेगा, जब उस देश की जनता जागेगी, जब भारत के लोग जागेंगे। तो क्या अर्थ लिया गया है, इसका अर्थ क्या ले लिया गया है, उसके लक्षणों के आधार पर भारत जाग उठा, सचेत हो गया, भारत की जनता जो है सचेत हो गई, जाग उठी है, अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए सचेत हो गई है। तो जो भारत की जो जनता है उसके लिए ये शब्द आया है, भारत शब्द। भारत का अर्थ देश नहीं लिया गया है, यहाँ पे भारत शब्द का सीधा अर्थ देश लिया जाता है कि भारत मेरा देश है, तब तो भारत देश के लिए आता है। ठीक है, लेकिन भारत जाग उठा, भारत कोई व्यक्ति नहीं है, भारत के लोग जाग उठे, इसका लक्षणों के आधार पर अर्थ ले लिया गया है कि जब भारत की जनता है वो सचेत हो गई है, तो उनके लक्षणों के आधार पर इस भारत का अर्थ क्या चला गया, जनता चला गया। ठीक है, जैसे वह श्रम से पानी पानी हो गया। ठीक है, वह श्रम से पानी पानी हो गया। अब पानी का अर्थ पानी, व्यक्ति श्रम से पानी थोड़ी ना बन जाएगा, व्यक्ति तो व्यक्ति ही रहेगा, लेकिन उसकी जो इज्जत चली जाती है, श्रम से उसका सिर झुक जाता है, अपने आप को अपमानित महसूस करता है, तो वह पानी पानी, पानी का अर्थ उसके लक्षणों पर ले लिया गया है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, रूढ़ा लक्षणा। ठीक है, जैसे हवा से बातें करना, और इसमें देखो लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग रूढ़ लक्षणा में परंपरा के आधार पर जो अर्थ लिया जाता है वो होता है, और लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग होता है। जैसे 9 2 11 होना, 9 और 2 11 होते हैं, 9 और 2 11 होते हैं, गणित की भाषा में 9 में 2 जोड़ देंगे 11 हो जाएंगे। लेकिन क्या हमारी हिंदी की भाषा में इस 9 2 11 होने का कोई अर्थ निकलता है क्या, 9 2 11 होने को 11 अर्थ देता है क्या, नहीं देता है। हम 9 2 11 किसके लिए कहते हैं कि चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गए। वह कोई भी व्यक्ति था, कोई कार्य कर रहा है और वह किसी से अगर भयभीत होता हो, डरता हो, तो वह तुरंत उस स्थान से पलायन कर जाएगा, भाग जाएगा। तो क्या बोलेंगे, वह तो मुझे देखते ही 9 2 11 हो गया। तो ठीक है, वह 9 2 11 होना एक मुहावरा है, और उसके लक्षणों के अर्थ पे आधार पर अर्थ निकल रहा है। 9 2 11 होना अर्थात भाग जाना। हवा से बातें करना अर्थात बहुत तेज दौड़ना। अब कोई व्यक्ति हवा से बात कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। क्या हवा हमसे बात कर सकती है, नहीं कर सकती है। हवा से बातें करना अर्थात बहुत तेज दौड़ना। ठीक है, ये हो जाएगा रूढ़ लक्षणा में। अगला देखते हैं प्रयोजनवती लक्षणा, जहाँ विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है, किसी प्रयोजन के माध्यम से। ठीक है, किसी प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसके अर्थ तो उसके लक्षणों के आधार पर लिया जाता है, लेकिन वह किसी विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर उसका अर्थ निकलता है। ठीक है, जैसे यह ताजमहल कब तक पूरा होगा। ठीक है, यह ताजमहल कब तक पूरा होगा। क्या हर व्यक्ति कोई ताजमहल बनवा सकता है, नहीं बनवा सकता। ताजमहल एक ही है, ठीक है, जो शाहजहां ने बनवाया था,
लेकिन कोई भी ताजमहल जैसी सुंदर इमारत को ताजमहल कह सकता है, सुंदर मकान बन रहा है कि भाई ये इतना सुंदर भवन कब पूरा होगा, इसका निर्माण कब समाप्त होगा, या उसमें बहुत ज़्यादा समय लग गया हो उस ताजमहल को सॉरी उस मकान को, उस भवन को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा हो, तो भी कोई चलने वाला देखने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा कि यह ताजमहल कब पूरा होगा। तो किसी प्रयोजन से प्रेरित होकर उसका अर्थ उसके लक्षण के आधार पर अर्थ लिया जा रहा है। ताजमहल बहुत सुंदर है, भव्य इमारत है और ताजमहल बहुत दिन में बनकर तैयार हुआ था, तो उसके लक्षण के आधार पर उसका अर्थ लिया जा रहा है। किसी भी भवन के लिए इसका अर्थ लिया जा रहा है, या तो वह बहुत सुंदर होगा या बहुत दिन तक उसका निर्माण कार्य चलेगा। ठीक है, यह यमुना पुत्रों का नगर है। क्या यमुना के पुत्र यहाँ पे रहते हैं? नहीं रहते हैं। यमुना पुत्रों का नगर अर्थात यमुना नदी से जीवन यापन करने वाले लोग। यमुना नदी, यमुना नदी के किनारे जो बसने वाली बस्तियां हैं, उसकी जल से उसमें जो भी मछलियाँ वगैरह निकाल के उसका जल पी के, वहाँ से नहरें निकाल के, सिंचाई कार्य करके जो भी जीवन यापन कर रहे हैं वहाँ के लोग, तो उन सभी लोगों के लिए आया है कि यह यमुना पुत्रों का नगर है। अर्थात यहाँ के जो निवासी, यहाँ के लोग हैं, वे यमुना नदी के ऊपर निर्भर हैं। उनका जीवन यापन यमुना नदी के द्वारा होता है। उसके लक्षणों के आधार पर, किसी प्रयोजन के आधार पर उसका अर्थ लिया गया है। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं उपादान लक्षण। ये सबसे अलग ही है, सबसे डिफरेंट है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। उपादान लक्षण, उपधन आदान, दीर्घ संधि हो जाती है यदि लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में वाच्यार्थ, वाच्यार्थ कौन सा होता है? अभिधा वाला अर्थ भी शामिल होता है। अभी हमने पढ़ा था रूढ़ा और प्रयोजनवती लक्षणा में वाच्यार्थ को बाधित कर लक्ष्यार्थ का अर्थ निकल रहा था। ठीक है, लक्षण के आधार पर अर्थ निकल रहा था, वाच्यार्थ बाधित हो रहा था। जैसे गधा घास चर रहा है, वह गधा है, तो वह गधा में गधा का पशु विशेष का अर्थ बाधित हो गया था, पशु विशेष अर्थ हट गया था और उसके लक्षण का अर्थ आ गया था, उसके गुणों का अर्थ दिया गया था। लेकिन यहाँ पे उसका अर्थ भी निहित होगा। जैसे गधा घास चर रहा है तो गधे का अर्थ भी निकले और उसके गुणों का भी अर्थ अगर निकले इसका अर्थ, दोनों अर्थ नहीं निकलेंगे, अगर निकले तो वह उपादान लक्षणा में चला जाएगा। ठीक है, तो उसे उपादान लक्षणा कहते हैं। वाच्यार्थ का अर्थ भी शामिल हो और लक्ष्यार्थ भी हो। ठीक है, लक्ष्यार्थ भी, लक्षण के आधार पर भी अर्थ निकले और वाच्यार्थ भी उसमें शामिल हो, वहाँ पर उपादान लक्षणा होती है। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि कोई कार्य कर रहा है, तो वह बोलता है कि हाथ पांव बचाकर, थोड़ा संभल कर कार्य करना, हाथ पांव बचाकर काम करना। हाथ पांव बचाकर काम करना अर्थात पूरे शरीर के जो अंग हैं वो छत विछत हो सकते हैं, उनमें चोट पहुंच सकती है, अर्थात संभल कर कार्य करना। किसका अर्थ दे रहा है? संभल कर कार्य करना। ठीक है, संभल कर कार्य करना, उसमें पूरे शरीर के अंगों को तो बचाकर कार्य करना ही, उसमें हाथ और पांव भी शामिल हैं। ठीक है, हाथ पांव का भी सीधा, शरीर के अंगों में तो हाथ पांव भी है, तो हाथ पांव का सीधा अर्थ भी निकलेगा और पूरे शरीर के अंगों को बचाने का अर्थ भी निकलेगा, संभल कर कार्य करने का अर्थ भी निकलेगा, अर्थात वाच्यार्थ का अभिधा वाला अर्थ भी इसमें शामिल होता है। जैसे देखो, मैं हूँ बहन किंतु भाई नहीं है, राखी सजी है पर कलाई नहीं है। कलाई नहीं है, राखी कहाँ बांधी जाती है? कलाई पे बांधी जाती है। अब कलाई किसी व्यक्ति की तो होगी ना, तो कलाई किसकी, राखी किसकी बांधी जाती है? भाई की बांधी जाती है। यहाँ पर कलाई का अर्थ क्या दिया गया है? भाई दिया गया है। अगर भाई होता तो उसकी कलाई पर राखी बांध देती। ठीक है, तो भाई, कलाई का अर्थ भाई भी दिया गया है, भाई होता तो उसे राखी बांध देती, और इसमें कलाई का अर्थ भी छुपा हुआ होता है कि भाई के हाथ में कलाई पर राखी बांधती। ठीक है, मैं हूँ बहन किंतु भाई नहीं है, राखी सजी है पर कलाई नहीं है, कलाई भी नहीं है, कलाई नहीं है अर्थात भाई नहीं है तो कलाई भी नहीं है। कलाई का अर्थ भी छुपा हुआ है और कलाई का अर्थ भाई भी निकल रहा है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हमारे घर वाले, हम जब काम धाम नहीं करते हैं तो भाई जब तू कमाएगा, जब तुम्हें आटे दाल का पता चल जाएगा, आटे दाल का अर्थात जो रोज़मर्रा के हमारी दैनिक जीवन में काम आने वाली जो हमारी आवश्यकताओं की सामग्री होती है, उन सब चीज़ों में आटे दाल का भाव भी निहित होता है, आटे दाल का भाव भी निहित होता है। जैसे दो बंदूकों ने पूरी बस को लूट लिया है। कोई भी चोरी करने वाले व्यक्ति थे और अपने हाथ में गन लेकर आ रहे हैं और चोरी करके ले जाते हैं, तो चोरी करने वाले जो चोर हैं वो चोरों का अर्थ भी दे रहे हैं कि चोरी तो कौन कर ले गए?
चोरी कर ले गए, लेकिन 2 बंदूकों ने पूरी बस लूट ली, पूरा घर लूट लिया, पूरा ठीक है, पूरा गोदाम लूट लिया, तो उनमें 2 बंदूक का अर्थ भी निहित है। तो इसमें कलाई का अर्थ भी निहित है और इसमें हाथ-पाँव का अर्थ भी निहित है। तो इसमें वाच्यार्थ का अर्थ भी निहित होता है और लक्ष्यार्थ भी होता है, तो उपादान लक्षणा होती है। ठीक है? और अब आती है लक्षक लक्षण लक्षणा, जो कुछ-कुछ प्रयोजनवती लक्षणा में इसके एग्जाम्पल मिलेंगे और कुछ एग्जाम्पल रूढ़ लक्षणा में भी मिलेंगे। यदि लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में वाच्यार्थ शामिल नहीं होता है, वाच्यार्थ शामिल नहीं होता है, बाधित हो जाता है, वहाँ लक्षण लक्षणा शक्ति होती है। अब नाम ही दिया गया है लक्षण लक्षणा, अर्थात लक्षण के आधार पर। मेरा मित्र गधा है, ठीक है, गधा। अब गधा कोई पशु विशेष नहीं है। मूर्ख है अर्थात किसका अर्थ दे रहा है? मूर्ख है, वह मूर्ख है। पेट में चूहे कूद रहे हैं। अब पेट में चूहे थोड़ी ना घुस जाएंगे जो कूदने लगेंगे। पेट में चूहे कूदने का मतलब है बहुत जोरों से हमें भूख लगी है, भूख लगना। ठीक है, तो वाच्यार्थ तो बाधित हो गए, वाच्यार्थ तो शामिल नहीं है, अर्थात पेट में चूहे तो कूद ही नहीं रहे। चूहे पेट में कैसे कूद सकते हैं? लेकिन भूख बहुत जोरों से लगी हुई है, तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है? भूख लगना अर्थ निकल रहा है लक्षण के आधार पर। पेट में चूहे कूदना लक्षण के, पेट में आग लगी पड़ी है, भाई मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। ठीक है, ये भी उसका अर्थ देता है। और ये आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम फिर से देखते हैं। आज हमने पढ़ा अभिधा, आज हमने पढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, आज हमने पढ़ा किसी भी शब्द का सुनते ही उसका जो मुख्य अर्थ निकले अभिधा होता है, उसके लक्षणों के आधार पर जो अर्थ निकले लक्षणा होता है। सुनते ही जो अर्थ निकले अभिधा और लक्षणों के आधार पर जो अर्थ निकले लक्षणा शब्द शक्ति होता है। और इसी के साथ हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। और आज की क्लास आपको अच्छी लगे या कुछ कमियां हो तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना कि किस तरह से हमें आगे की क्लासें कंटिन्यू करनी चाहिए, क्या ऐड करना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग, आप भावी अध्यापक हो तो आप किस प्रकार से हमें गाइड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपकी नेक्स्ट क्लासें आएंगी। और ये क्लासें आपके एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रहेंगी, किसी भी प्रकार से कोई रुकावट नहीं आएगी। और जब आप रीट का एग्ज़ाम दे के आओगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में हमारे लिए ये क्लासें बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई हैं, क्योंकि हम हर टॉपिक को पढ़कर, अगर टॉपिक हमें थ्योरी से समझ में नहीं आ रहा है तो टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, उस टेस्ट सीरीज को हम प्रत्येक ऑप्शन के माध्यम से टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे, तो हमारा सारा टॉपिक जो है क्लियर होते जाएंगे। और इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट